हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ था अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, जिसमें दोस्तों हमने प्रश्न पत्र सेकंड को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिस्कस कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों आज हमारा ये थर्ड लेक्चर होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज प्राकृतिक संसाधनों की, जो कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व का चाहे कोई सा भी देश हो, पूरे विश्व के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए या उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए भी दोस्तों जो है प्राकृतिक संसाधन सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं। ठीक है, जितने सक्षम कोई भी अर्थव्यवस्था जितनी अधिक सक्षम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने में होगी, उसका पूर्ण विदोहन करने में होगी, उसका विकास उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ता चला जाएगा और वो देश उसी प्रकार से अपना विकास करेगा। तो सेशन को शुरू करें उससे पहले जो हमारे सभी दोस्त जो पहली बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जो हमारे क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं, उन सबको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे इस सेशन पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर, हम आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी टॉपिकों को विस्तार से और सभी सब्जेक्टों को दोस्तों पूरे क्रम अनुसार लेकर आ रहे हैं, जिसमें सभी लेक्चर 1 बाय 1 टॉपिक के अनुसार दिए जाते हैं और फुल लेंथ के साथ में, पूरे विस्तार के साथ में। इसमें कोई भी टॉपिक बीच में स्किप नहीं किया जाता, जिससे कि आपकी कोई कंफ्यूजन हो। आप जिस सब्जेक्ट से भी जुड़ेंगे वो सब्जेक्ट आपको पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट कराया जाएगा, शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, और एक बात और, इसमें किसी भी प्रकार की कोई पेड क्लासेस नहीं है। सभी क्लासेस, सभी नोट्स, हर प्रकार की सुविधा जो भी हमारे द्वारा आपको दी जाती है, सभी की सभी पूरी तरह से निःशुल्क है। और दोस्तों सुविधाओं की बात की तो इसके अंतर्गत हम आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। आप अगर चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों अगर कोई ऐसा डाउट है जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको किसी टीचर की आवश्यकता है, तो दोस्तों मेरे गाइडेंस के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल ही जाते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। इस सब के अलावा अगर आपको हमारे लेक्चर कंटिन्यूअसली नहीं मिल पा रहे हैं, लेक्चर ढूंढने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, तो आपके लिए यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर आप, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में से इकोनॉमिक्स की अलग बनी हुई है, हिस्ट्री की अलग बनी हुई है, पॉलिटी की अलग बनी हुई है, सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। वो यहाँ पर जाकर के आप अपने जो नोट्स आपको चाहिए, सभी नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सभी नोट्स आपके एग्जाम के टाइम पर रिविजन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जिनको भी यहाँ व्हाट्सएप नंबर चाहिए डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ से व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर दोस्तों लोधाजी क्लासेस नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर आपको नोट्स, सभी प्रकार के नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन में, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत संरचना के बारे में, अर्थात कि हमारे यूनिट 1 का पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंतर्गत हमने इसकी मूल संरचना पर तो बात कर ली थी। इसके अंतर्गत एक टॉपिक और आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में दोस्तों, और वो हमने इस चैनल पर पहले से ही पढ़ा चुके हैं। हालांकि वो बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स के अंदर मिलेगा, लेकिन मैं उसकी आपको लिंक दे दूंगा। पूरा टॉपिक सेम है, कोई भी एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं है, एक शब्द का भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं उसको दोबारा यहाँ पर पढ़ाना मैंने उचित नहीं समझा। ऑलरेडी आपको वो सेशन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो नंबर 2 के नाम से या भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता के नाम से लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जो है उसको उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की, जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं, और इसके अंतर्गत भूमि, जल, वन, खनिज, इन सब पर हमारी समग्र चर्चा होगी। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों पर हमें डिस्कस करना है। तो उससे पहले हम जान ले कि आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी पर फोकस करना है, कौन कौन सी शब्दावलियों पर फोकस करना है, किस किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, किसको थ्योरेटिकली या व्यवहारिक रूप से समझना है, इन सब के बारे में दोस्तों एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो आज के इस पूरे लेक्चर में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, हम 3 पॉइंटों के माध्यम से आज के लेक्चर को लेकर आए हैं।
हैं और इसके तहत हम पूरे प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको व्यवहारिक और थ्योरेटिकल दोनों रूप से हम इन्हें भली भांति रूप से समझ लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के अर्थ के बारे में, या कहें कि प्राकृतिक संसाधनों की व्याख्या करेंगे सबसे पहले, जिससे कि आपका जो है पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, व्यवहारिक रूप से आप समझने लगे कि प्राकृतिक संसाधन दरअसल कहते किसको है। उसके बाद हम बात करेंगे विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की, कि किस किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनका हमें इस्तेमाल करने का अवसर प्रकृति प्रदान करती है। ठीक है, और एंड में, एट लास्ट में दोस्तों बात करेंगे हम कंक्लूजन की, अर्थात निष्कर्ष की। निष्कर्ष में देखेंगे कि क्या जो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति ने उपलब्ध कराए हैं, क्या वो हमारे लिए वरदान है, और अगर प्रकृति के द्वारा दिए गए सभी संसाधन हमारे लिए वरदान है, तो क्या उन वरदानों का हम उचित रूप से उपयोग कर पा रहे हैं या फिर अनुचित रूप से प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब पर एक समग्र चर्चा आज होगी। तो एक एक करके दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन आज का, जिसके अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे हम अर्थ की। सबसे पहले तो आप स्लाइड पर आने से पहले दोस्तों इसका एक व्यवहारिक रूप समझे कि प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ क्या होता है और इसे हम अर्थशास्त्र में पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आप इसे अर्थशास्त्र में, अर्थात आप बीए फर्स्ट ईयर की अर्थशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है। किसी भी देश की या किसी भी, देखिए जब बड़े स्तर पर पढ़ेंगे तो किसी देश को लेंगे, ठीक है, और समग्र रूप से पढ़ेंगे तो पूरे विश्व को लेंगे। लेकिन जब हम बड़े स्तर पर पढ़ते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित बात करते हैं, तो उस स्तर पर अगर हम बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, किसी भी देश की स्थिति को, कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, क्या लेवल है उसका, उसको समझने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। और अर्थव्यवस्था क्या होती है दोस्तों। अर्थव्यवस्था होती है कि वहां की जनता को, उस देश के नागरिकों को या जनता को कितनी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो पा रही है, क्या वो अपना जीवन यापन उचित रूप से कर पा रहे हैं, या उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति हो पा रही है। तो इन सब पर ही दोस्तों पूरा एक डिस्कशन होता है, जो हम फर्स्ट लेक्चर में इसी पर बात कर चुके थे मूल संरचना के अंतर्गत। तो इन सब का जो पूरा एक योग होता है, उस योग को ही दोस्तों हमें अर्थव्यवस्था कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो उसी अर्थशास्त्र का अध्ययन यहाँ करते वक्त दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करने को मिला है। तो अब यहाँ सवाल ये आ जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों को हम अर्थव्यवस्था के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि दोस्तों जिससे हम पहले ही आपके टॉपिक में इस शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन। ठीक है, तो संसाधन शब्द को पकड़िए आप। किसी भी अर्थव्यवस्था के संसाधन कौन कौन हो सकते हैं भाई। जिन संसाधनों से या जिन साधनों से आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिन साधनों से आपकी अर्थव्यवस्था चलती है, उन साधनों को ही हम अर्थव्यवस्था के संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ सिंपल सा ये होता है कि जो कुछ भी हमें प्रकृति ने प्रदान किया है और जो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, वो सारे साधन प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए अब जरा स्लाइड पर आइए। स्लाइड पर आकर के दोस्तों अब इसको थोड़ा सा और आप क्लियर, थ्योरेटिकल रूप से क्लियर इसे कर ले। प्रकृति के द्वारा सभी को समान रूप से मुफ्त में प्रदान किए गए उपहारों को ही प्राकृतिक संसाधन कहा गया है। समझ चुके अभी तक आप। ठीक है, जैसे कि जल, भूमि, वन, खनिज, सामुद्रिक खनिज, जलवायु। तो दोस्तों जो जल, भूमि और इस प्रकार के जो संसाधन हमको प्रकृति ने प्रदान किए हैं, क्या इसमें प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव किया है। हवा किसी को दी है तो क्या सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की है उसने, नहीं, सभी को समान रूप से उपलब्ध हुए हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन है प्रत्येक नागरिक को समान रूप से प्राप्त होते हैं, समान रूप से प्रकृति ने उनको दिए हैं। हालांकि वो एक अलग बात है कि यहाँ पर आकर उनका डिवाइड हो गया है, लेकिन प्रकृति ने तो समान रूप से ही उसे प्रदान किया है। तो जैसे कि जल, भूमि, वन, खनिज है ना, तो सामुद्रिक खनिज, इन सब पर हम आगे चल के और एक एक करके चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये संसाधन पृथ्वी की सतह और भूतल पर पाए जाते हैं। ताल लिखा हुआ है, इसको काट ले जरा, ठीक कर लेना।
तो इस प्रकार से ये जो संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, या तो ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं या पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, ये सब के सब प्राकृतिक संसाधन ही कहलाते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं दोस्तों। अगर कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सक्षम नहीं है, अगर कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से सक्षम नहीं है, तो उस देश का विकास होना असंभव सा हो जाता है दोस्तों। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित होने के लिए, उसका विकास करने के लिए वहां के प्राकृतिक संसाधनों का विकसित होना आवश्यक है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित रूप से उपलब्ध होना आवश्यक है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत में प्राकृतिक संसाधनों की, कि कितने कितने प्रकार के संसाधन हमारे भारत में पाए जाते हैं, कौन से प्राकृतिक संसाधन कौन से भारत में है और क्या स्थिति है उन संसाधनों की। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इनको 5 रूप से देखेंगे और 5 के पॉइंट के अंदर, अर्थात कि 5 जो रूप है हम प्राकृतिक संसाधनों को देखने वाले हैं, इसके अंतर्गत लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों को हम लाने का प्रयास करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टियों की, कि भारत में मिट्टियां कितने कितने प्रकार की है, कौन कौन सी मिट्टी है और क्या महत्व हो सकता है इसका। तो दोस्तों योजना आयोग हालांकि जो अब बंद हो चुका है, तो योजना आयोग की रिपोर्ट में दोस्तों 27 प्रकार की मिट्टियां भारत में बताई है। कितने प्रकार की बताई है? 27 प्रकार की। तो योजना आयोग के अनुसार भारत में 27 टाइप की मिट्टियां बताई गई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों, जिसमें अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण विभाग ने, भूमि सर्वेक्षण विभाग ने इन 27 प्रकार की मिट्टियों को 7 भागों में डिवाइड कर दिया है, 7 भागों में अलग अलग श्रेणियों में रख दिया, ताकि उन मिट्टियों का अध्ययन करने में आसानी हो सके। और वो 7 टाइप है दोस्तों: दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल दलदली पहाड़ी और रेगिस्तानी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों ये रही आपकी दोमट, काली, लाल, दलदली, पहाड़ी, रेगिस्तानी और लेटराइट। इस प्रकार से दोस्तों ये 7 क्रम में इसको डिवाइड कर दिया गया है। 7 प्रकार से मिट्टियों का अध्ययन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मिट्टी के बिना, अगर एक मिट्टी किसी भी देश के लिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, सबसे आवश्यक संसाधन है। अगर मिट्टी सही नहीं होगी, अगर मिट्टी नहीं होगी दोस्तों, तो मिट्टी पर कृषि, सबसे पहले आपकी कृषि व्यवस्था बाधित होगी। ठीक है, जितनी अच्छी मिट्टी होगी कृषि व्यवस्था उतनी ही अच्छी होगी, आपके कृषि का उत्पादन उतना ही अच्छा होगा, जिससे देश में खुशहाली आती है। और अधिकतम किसी भी कई प्रकार के या अधिकतम देशों की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पाई गई है, और वो कृषि पर निर्भर भी होते हैं। लेकिन कृषि उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना कि व्यक्ति के लिए जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता। ठीक है, इसी प्रकार से कृषि के अलावा उद्योग भी है दोस्तों, अन्य प्रकार के कई प्रकार के आवश्यक कार्य है। और इन सब के अलावा दोस्तों हमारे भारत में 47% जो भूभाग है हमारा, 46% जो भूभाग है वो कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 19.5%, लगभग 20% हिस्सा जो है वो हमारे वनों ने कवर कर रखा है, और बाकी शेष जो है दोस्तों वो उसमें खनिज उपलब्ध है, खनिज पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी मिट्टी की एक विशेषता है ना, भारत में जो मिट्टी के संसाधन है वो एक विशेष प्रकार के हैं। अर्थात कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में भारत में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। इसी प्रकार से सेकेंड है वन संसाधन। वन संसाधनों के अंतर्गत दोस्तों, वन संसाधनों के अंतर्गत जैसा कि अभी हमने जस्ट लास्ट लाइन में देखा था कि लगभग 20% भाग पर भारत में वन पाए जाते हैं। तो भारत में वही स्लाइड में आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि 20 से 25% भाग में आपको वन देखने को मिल जाएंगे भारत में, और जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए की वन संपदा, 500 करोड़ रुपए की वन संपदा प्राप्त होती है प्रति वर्ष दोस्तों। तो 20 से 25% भाग में, भारत के 20 से 25% भाग में वन पाए जाते हैं, और इन वनों से भी हमें विशेष प्रकार की इनकम होती है, हमारे अर्थव्यवस्था को एक विशेष सपोर्ट मिलता है, जो है लगभग 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से, जो कम से कम हम यहाँ से जो है अर्निंग करते हैं। और वनों से इन सब के अलावा कुछ जलाने की लकड़ियां प्राप्त होती है, उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है, जानवरों के लिए चारा, सरकार को राजस्व। दोस्तों ये सब विशेषताएं हमारे वन संसाधनों की। तो इस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वन संसाधन भी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। वन संसाधन जितने अच्छे डेवलप होंगे किसी देश में, उस देश की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक ही
विकास करेगी, इंप्रूव करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मान लेते हैं कृषि, अगर माफ कीजिएगा, अगर वो हम इसकी इनकम को छोड़ दें, 500 करोड़ रुपए जो प्रतिवर्ष इनकम हो रही है, चलो इसको भी हम हटा देते हैं। इसके अलावा हम बाकी जो नीचे है कि लकड़ी का प्रयोग, चलो ये भी नहीं मिलेगा, मान लेते हैं हम उद्योग को कच्चा माल चलो और कहीं से मंगवा लेंगे, सबके ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वन व्यवस्था नहीं है तो आपके पास में अगर कोई उद्योग धंधे हैं उनके द्वारा या आपके नागरिकों के द्वारा जो भी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अवशोषित कौन करेगा? आपके वायुमंडल को स्वच्छ कौन रखेगा? तो उसके लिए आपके जो है वनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और अब ऐसे में अगर वन नहीं होंगे, आपका वायुमंडल दूषित होगा, तो आपकी अन्य जितनी भी आर्थिक प्रक्रियाएं चल रही होगी वो 100% डिस्टर्ब होगी ही होगी। और वो वर्तमान में हम देख ही रहे हैं, वायुमंडल को डिस्टर्ब करने का परिणाम हम देख ही रहे हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे वन संसाधन का को भी क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा जल संसाधन की जब हम बात करेंगे तो जल संसाधन तो नाम से स्पष्ट है कि जल संसाधन मतलब जल के बिना, पानी के बिना क्या जीवन संभव है? तो जब जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है तो ये बताइए जल के बिना किसी अर्थव्यवस्था कैसे बन सकती है या कैसे डेवलप हो सकती है, कैसे विकसित हो सकती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम किसी को कहें या कहें कि किसी देश की हृदय को, किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका अगर हृदय कहें तो हम जल संसाधनों को ही कह सकते हैं। जल संसाधन भी हमारे सबसे आवश्यक तत्व हमारे लिए हो जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और अधिकतम अर्थव्यवस्था विश्व की दोस्तों जल संसाधनों पर ही निर्भर करती है। जितने अच्छे जल संसाधन उसके पास में होंगे उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक गति से विकसित होगी, उतनी अधिक रूप से विकास करेगी। प्रत्येक क्षेत्र को जल की आवश्यकता होती है, प्रत्येक क्षेत्र चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो, प्रत्येक क्षेत्र को जल की आवश्यकता होती है। कोई सा भी एनी सेक्टर, हर एक में जल की उपलब्धता होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज संसाधन। ये आपको थोड़ा विशेष रूप से समझना पड़ेगा। खनिज क्या होते हैं इसमें हालांकि सभी को तो डाउट नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पता है खनिज क्या होते हैं, परंतु फिर भी कुछ स्टूडेंट हैं जो पहली बार, हो सकता है पहली बार इसको देख रहे हैं, पहली बार आपको सुनने में मिल सकता है। खनिज संसाधन, जिस प्रकार से जितने भी हमने पिछले 3 संसाधनों पर बात की है वो सब तो लगभग सभी को पता है। खनिज संसाधन दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक तत्व है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक संसाधन है। इसके अभाव में जैसे कहते हैं कि व्यक्ति जिंदा तो है मगर जी नहीं रहा है, व्यक्ति जिंदा तो है मगर जी नहीं रहा है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाता है खनिज संसाधनों के बिना, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था तो है परंतु वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो विकास नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब ऐसा एग्जाम्पल दोस्तों, एक मोटे तौर पर अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम दोस्तों इसका जो है अफ्रीका को लेकर देख सकते हैं कि अफ्रीका जैसे एक बड़े महाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों इतने प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं, इतने खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन उनका दोहन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से सबसे ज्यादा विश्व में इतनी गरीबी देखने को मिलती है दोस्तों, तो आपको वो अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी। क्योंकि लंबे समय से दोस्तों वो कभी अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ही नहीं कर पा रहे हैं, इन खनिज संसाधनों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से उनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो ही नहीं पाती है। अब हालांकि वो दोहन क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये अलग टॉपिक है, ये एक अलग मैटर है, लेकिन हम उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना समझने के लिए आप समझ चलिए खनिज संसाधन होते क्या है। तो खनिज संसाधनों पर अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो वास्तविक रूप से अगर खनिज कोई अर्थव्यवस्था निर्भर करती है तो वो खनिज संसाधनों की उपलब्धता प्लस उनके दोहन से करते, दोहन अर्थात उनका इस्तेमाल करना। ठीक है ना? तो आधुनिक सभ्यता का विकास खनिज संसाधनों पर ही निर्भर है, ये आप जानते हैं। वर्तमान में दोस्तों पैर के जूते से सिर के बाल तक, पैर के जूते से लेकर सिर के बाल तक किसी न किसी रूप में खनिजों का इस्तेमाल होता रहा है। आज के दोस्तों इस भौतिक युग में बताइए कि क्या खनिजों की उपलब्धता के बिना क्या आपका जीवन एक कदम भी चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप कि पैर के जूते से लेकर के सर के बाल तक में प्रत्येक अंग में आपको जो है खनिजों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, खनिजों की आवश्यकता लगती है। ठीक है, खनिज संसाधन
खनिज संसाधन दोस्तों उद्योगों के लिए आवश्यक है, वहीं परिवहन साधनों के लिए आवश्यक है, शक्ति के लिए आवश्यक है, देश की सुरक्षा के लिए। तो किसी भी क्षेत्र को आप देखेंगे बिना खनिज के संभव ही नहीं है। अब ये खनिज क्या होते हैं? अरे भाई, खनिज जितने भी आपके पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं खनिज, वो सब खनिज ही कहलाएंगे आपके। जैसे लोहा, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला वगैरह, ये सब जो भी आपको है ना, स्टील वगैरह, ये सब जो मिलते हैं आपको, सब के सब आपके खनिजों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इन खनिजों के बिना दोस्तों आज का जीवन संभव नहीं हो सकता है। और तो जब जीवन संभव नहीं हो सकता तो किसी भी अर्थव्यवस्था का अगर विकास करना है तो इन खनिज संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही साथ में उनका दोहन करने की तकनीकी भी होना आवश्यक है। अगर आपके पास में खनिजों वाला खनिज संसाधन है, परंतु अगर आप इतने सक्षम नहीं है कि आप उन खनिज संसाधनों का दोहन कर पाए, उनका इस्तेमाल कर पाए, तो वो खनिज संसाधन आपके लिए कुछ भी नहीं है, शून्य मात्र है। ठीक है, और यही डिफरेंस दोस्तों आज हमें विश्व के अन्य देशों में देखने को मिलता है। जैसे जब हम बात करते हैं अमेरिका की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, जर्मनी की, तो दोस्तों ये देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए उचित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं काफी लंबे समय से। इस कारण से वो अपने आर्थिक रूप से विकसित हो चुके हैं। और जो देश आज भारत जैसे जितने और देश है, जो देश अभी विकासशील देश है या अर्ध विकसित देश है या अविकसित देश है, वो कहीं ना कहीं अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं अभी तक। इसी कारण से आज भी वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन अर्थात कि सिंपल सा अर्थ में एनर्जी। जो एनर्जी आपको प्राप्त होती है वही शक्ति संसाधन कहलाती है। और एनर्जी कहां से मिलती है आपको दोस्तों? एनर्जी कहां से मिलती है? तो एनर्जी मिलेगी आपको जीव से, लकड़ी से, गोबर, कोयला, विद्युत, तेल, परमाणु, इन सब से आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है। और वो एनर्जी के बिना बताइए क्या कोई सा भी सेक्टर आज चल सकता है? अगर हम उद्योग सेक्टर की बात करें दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, तो क्या एनर्जी के बिना संभव है? पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी आज भौतिक युग में जितनी भी प्रकार की एक्टिविटियां होती है, सभी क्षेत्रों में आज एनर्जी की आवश्यकता लगती है। और एनर्जी कितनी सस्ती हमें पड़ रही है, कितनी उचित रूप से हमें प्राप्त हो रही है, कितनी उच्च गुणवत्ता के साथ हम इसका उत्पादन कर रहे हैं, इसी बात पर आपकी अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो देश का विकास वास्तविक रूप से शक्ति संसाधनों की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों पर चर्चा की है। और पांचों प्राकृतिक संसाधन अपने आप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज के युग में विकास तो बिल्कुल ही भूल जाइए। ठीक, एट लास्ट में दोस्तों अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। अच्छा, ये आप कभी सोचिएगा कि मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड करता हूं इसमें सबसे पहले व्याख्या से स्टार्ट करता हूं और निष्कर्ष पर एंड करता हूं, है ना। क्या कारण इसका हो सकता है? मुझे कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आपको कोई भी इस प्रकार से व्याख्या या निष्कर्ष पढ़ाने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप मिस्टेक ना करें वहां पर आंसर राइटिंग करने के लिए। और जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पीपीटी के द्वारा पढ़ाता हूं, जिस फॉर्मेट में मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करता हूं, उसी फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है दोस्तों एग्जाम में। व्याख्या से स्टार्ट करने के बाद में निष्कर्ष। व्याख्या डिस्कस करने का एक ही कारण होता है ताकि आप उस टॉपिक को व्यवहारिक रूप से समझ सकें। इसके अलावा निष्कर्ष पर डिस्कस करने का एक अन्य कारण यह हो जाता है ताकि आप उस टॉपिक का पूरा एक सारांश पूरे समग्र रूप से समझ सकें और उसका एक निष्कर्ष निकाल सकें, कंक्लूजन पर पहुंच सकें। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों पर अगर हम निष्कर्ष में लिखना चाहें एग्जाम में, तो किस प्रकार से क्या लिख सकते हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है निष्कर्ष में। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैं 3 पॉइंट आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं कि भारत प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से परिपूर्ण है, जैसा कि हम अभी तक के पूरे सेशन में डिस्कस किया है कि हाँ, पर्याप्त संसाधन हमारे भारत में उपलब्ध है, परंतु हम उनका दोहन करने में पूरी तरह से सक्षम अभी तक नहीं हो पाए हैं। और इसी कारण से आज भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है।
ठीक है ना। अतः आवश्यकता है कि इन संसाधनों को उचित और पर्याप्त संरक्षण, विकास और विदोहन इनका किया जाए, उनका पर्याप्त संरक्षण किया जाए, उनका विकास किया जाए और उनको विदोहन किया जाए अर्थात उनका इस्तेमाल किया जाए, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की रचनात्मक स्थिति पूर्णतः आत्मनिर्भर देश के अनुकूल है, लेकिन हमारे देश की शासन पद्धति और अकर्मण्यता की स्थिति के कारण हम वांछित प्रगति नहीं कर पाए हैं और आवश्यकता है इन संरचनात्मक साधनों एवं सुविधाओं के पूर्ण विदोहन की जाने की। तो सारांश निष्कर्ष में सिर्फ इतना सा हमको लिखना है दोस्तों कि हाँ, भारत में प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक संसाधनों की पर्याप्तता है, परंतु हमारी कुछ शासन पद्धतियों की कमियों के कारण अभी तक हम पूर्ण रूप से उनका अर्थात उन संसाधनों का उचित विदोहन नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से आज भी हमारी अर्थव्यवस्था काफी लंबे समय से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक होता है एंड भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों पर होता है दोस्तों टॉपिक कंप्लीट। और ये छोटे छोटे से ही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। दोस्तों आपको टॉपिक को समझना है व्यवहारिक रूप से, इसमें ज्यादा पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है, लेंदी जैसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक बहुत बड़ा लंबा लंबा सा हो जाता है। अर्थशास्त्र में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटे छोटे टॉपिक होंगे, लेकिन प्रत्येक टॉपिक का एक विशेष महत्व होता है। जैसे हमने कल पॉलिटी में पढ़ा था मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, तो वहां देखा था कि सभी मंत्रियों को मिलाकर तो हम उसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुट्ठी भर मंत्री होते हैं जिन्हें हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, और वो मुट्ठी भर मंत्री जो इतना छोटे थोड़े से मंत्री होते हैं वही पूरे राज्य का शासन संचालित करते हैं, है ना। तो उस प्रकार से कम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र का भी ऐसा ही कुछ है दोस्तों, टॉपिक छोटे छोटे से हैं आपके, लेकिन प्रत्येक एक टॉपिक का एक विशेष महत्व है आपके अर्थशास्त्र के अंतर्गत। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मूल संरचना में तो हमने समझ लिया था कि इसकी मूल संरचना कैसे हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था की कैसे बनी है अर्थव्यवस्था, किन किन साधनों से बनी है अर्थव्यवस्था। इसके बाद में हमने आज के टॉपिक में समझा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे भारत के वो कितने आवश्यक है। हमने भारत कम और पूरे विश्व के तर्ज पर ज्यादा बात की है, तो चाहे पूरे विश्व को लो, भारत को लो, किसी भी देश को लोगे आप, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उसके प्राकृतिक संसाधनों का विकसित होना अति आवश्यक है। ठीक है, और उनका विकसित होने के साथ ही साथ में उनका पूर्ण और सक्षम टेक्नोलॉजी के द्वारा उनका विदोहन करना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, इस कारण से दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे जनांकिकी की विशेषताओं के बारे में, समझेंगे जनांकिकी क्या होती है, जनांकिकी की विशेषताएं क्या होती है। अपने आप में एक सबसे शानदार टॉपिक, बहुत बेहतरीन टॉपिक है दोस्तों जनांकिकी की विशेषता। और ये पढ़ने के बाद में आपकी एकदम सर ये मान लीजिए कि आपकी पूरी आंखें खुल जाएगी कि यार वास्तव में क्या हो रहा है एक जनांकिकी की विशेषता। और इसके जस्ट बाद में एक लेक्चर और आएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में, उसको जब पढ़ेंगे तो आपका पूरा माइंड खुलेगा और फिर आपको दिखेगा कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद में इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, आज ले सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर यहां से ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। और क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम से मिलेगी, चाहे तो आप लिंक यहां से कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर ये आपको जो लोगो दिख रहा है इस प्रकार का लोगो मिलेगा, जो लोगो हमारे यूट्यूब चैनल पर है वही लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। उसी ग्रुप को ज्वाइन करना है, उसी ग्रुप पे ही दोस्तों आपको सभी पीडीएफ नोट्स के साथ में आपको सभी लेक्चरों की लिंक भी वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। क्लास का कोई नया शेड्यूल होता है, कोई विशेष बात होती है, कोई विशेष अनाउंसमेंट होता है, तो वो सब के सब आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।